क्या रीजंस होते हैं कि जब भी कोई प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़ आती है या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज होने वाला होता है या फिर हो जाता है तो उसके शेयर्स के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। उसका सीधा सीधा रीजन आपको पता ही होगा कि वहाँ पे कल्चर चेंज होता है, वर्किंग स्ट्रक्चर चेंज होता है, मैनेजमेंट चेंज होता है। प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उनको मुनाफा किस तरीके से कमाना है वो सारी चीज़ें उनको आती है। वहाँ पे किसी तरीके की ढिलाई वहाँ पे नहीं बरती जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज में एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर होता है। वहाँ पे उनके जो बोरोवर्स होते हैं उनके लिए भी, उनके जो कंज्यूमर होते हैं उनके लिए भी, और वहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए भी। तो सीधी सी बात है, जब चीज़ें प्राइवेटाइज होती है होंगी तो सारी जो है वहाँ पे एक प्रोडक्टिव चीज़ें होंगी। वहाँ पे एक मैनेजमेंट वहाँ पे चेंज होगा जो कि मुनाफा कमाना जानता है, राइट। तो यही सारे रीजंस होते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो दो शेयर, जो दो बैंक जो प्राइवेटाइज होने की कगार पे हैं, जिनसे प्राइवेटाइज के रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आ रही हैं। जिस तरीके से नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए, तो और गवर्नमेंट ने भी कवायद सारी चालू कर दी है। तो आने वाले टाइम में, जल्द ही नहीं होगा लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे जैसे सारी चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे हर्डल्स उनको आएंगे प्राइवेटाइज करने में, तो जैसे ही सारी चीजें हो जाएंगी तो प्राइवेटाइज जो है होते ही या फिर जैसे ही एक कंफर्मेशन आएगी तो वहां पे अच्छे खासे शेयर्स के अंदर उछाल देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी सिर्फ न्यूज आ रही है, न्यूज आने पे ही जब जो शेयर्स है वो अपर सर्किट में लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब प्राइवेटाइज चीजें हो जाएंगी तो अच्छे खासी, या फिर उससे पहले जैसे ही कुछ सारी कंफर्मेशन हो जाएंगे तो अच्छा खासा वहां पे जो है एक अप ट्रेंड में चीजें देखने को मिलेगी। तो उसी से रिलेटेड आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर बात करेंगे कि प्राइवेटाइज होने पे चीजें क्या होंगी, क्या वैल्यूएशन होंगी, और अभी करंट में क्या अपडेट्स हैं प्राइवेटाइज होने के इन बैंक्स के रिलेटेड। तो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये हमारा चैनल है टॉक्स विद राहुल। यहाँ पे डेली बेसिस पे शाम को तकरीबन 7 बजे हम एक एनालिसिस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट से रिलेटेड लेके आते हैं। तो स्टे ट्यून्ड और कनेक्ट रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके अलावा यहाँ पे जो भी मार्केट आवर्स के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में उनको डालता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर। सबसे पहले स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं। बिजनेस के रिगार्डिंग में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि बिजनेस हम सब लोगों को पता है कि ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दोनों, और जो जिस तरीके से बैंकिंग की सारी सर्विसेज सारी जो बैंक्स प्रोवाइड कराती हैं, एसबीआई या फिर प्राइवेट जो बैंक्स हैं, उसी तरीके से ये भी सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराती हैं। तो यहाँ पे कोर जो चीजें हैं वो देखेंगे, उसके बाद में प्राइवेटाइज से रिलेटेड बात करेंगे, उसके बाद में टेक्निकल्स में बात करेंगे कि टेक्निकल के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी जो है हमें यहाँ पे नजर आती है इन शेयर्स के अंदर। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर चलते हैं और उसका देखते हैं कि क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो सीधा सीधा यहाँ पे जो बुक वैल्यू इसकी जो है 24.8 है और करंट प्राइस है वो 24.2 है। तो लगभग उसी बुक वैल्यू के ऊपर अभी शेयर जो है ट्रेड कर रहा है, क्योंकि काफी पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में ही तकरीबन 30% के करीबन भाग चुका है। तो यहाँ पे अच्छे खासे वैल्यूएशन अभी यहाँ पे करंट प्राइस इसकी हो गई है, फिर भी यहाँ पे बहुत स्कोप बाकी है। अगर हम कंपेयर करेंगे प्राइवेट जो बैंक्स है उससे रिलेटेड, अगर मैं एक ही बैंक का बात करूं यहाँ पे कोटक बैंक का, तो अगर आप कोटक बैंक में यहाँ पे देखेंगे सीधा सीधा, तो यहाँ पे जो इसकी बुक वैल्यू है वो 339 है और जो करंट प्राइस है वो तकरीबन 6 गुना पे ट्रेड कर रहा है। तो सीधी सीधी जो अपॉर्चुनिटी, अगर ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक अगर ये प्राइवेट हाथों में अगर जाते हैं तो इनकी वैल्यूएशन सीधी सीधी यहाँ पे बढ़ेगी, और वैल्यूएशन बढ़ने के लिए प्राइस जो करंट प्राइस है उसको ऊपर जाना होगा। तो सीधी सी बात है, अच्छा खासा स्कोप यहाँ पे ऑलरेडी नजर आता है। तो अगर आप और कंपैरिजन अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप जो है सिर्फ और सिर्फ 21,000 करोड़ है, और यहाँ पे कोटक बैंक जो है उसका मार्केट कैप 3,51,000 करोड़ है। अगर हम यहाँ पे इनके जो कंज्यूमर हैं, जो इनकी बोरोइंग्स हैं, अगर उसको देखेंगे कितना पैसा इनके पास में है, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास में अगर आप यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर चलें तो यहाँ पे सीधी सीधी बोरोइंग जो है 3,20,000 करोड़ की तकरीबन इनके पास में बोरोइंग्स है। मोर स्पेसिफिकली 3,20,277 करोड़ की बोरोइंग्स है। अगर कोटक बैंक की यहाँ पे बात की जाए, तो कोटक बैंक की अगर बोरोइंग की बात की जाए तो यहाँ पे जो कोटक बैंक की जो बोरोइंग है वो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 3,25,977 करोड़ की है। तो यहाँ पे लगभग सेम बोरोइंग
यहाँ पे दोनों की है। लेकिन अगर इनके मार्केट कैप की बात करेंगे आप, तो कोटक महिंद्रा का जो मार्केट कैप वो तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का है, और यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 21,000 करोड़ का है। तो सीधा सीधा ये डिफरेंस यहाँ पे नजर आता है, जो कि तकरीबन तकरीबन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन जो है 16 गुना, 13 गुना 14 गुना का तकरीबन यहाँ पे डिफरेंस है अगर मार्केट कैप में बात की जाए। और बोरोइंग्स जो इनकी है वो सेम बोरोइंग है लगभग लगभग। तो सीधी सीधी अपॉर्चुनिटी, अगर प्राइवेटाइज ये चीजें होती हैं तो इनके मार्केट कैप में काफी अच्छा खासा इजाफा होगा, और इजाफा होने के बाद में इनकी वैल्यूएशन जो है अगर इतनी भी नहीं होती, अगर इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो भी अच्छे खासे वैल्यूएशन की तरफ ये जो स्टॉक है ये भाग सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अगर यहाँ पे देखा जाए डेट की बात की जाए तो इनके पास में तक डेट यहाँ पे काउंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो बोरोइंग जो होती है जो शो करते हैं वो लैंडिंग मनी होती है, और वो इसको यहाँ पे डेट शो करते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं उनमें इनको जो है ज्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से इंडियन ओवरसीज की बात यहाँ पे की जाए तो इंडियन ओवरसीज के अंदर भी मार्केट कैप तकरीबन 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसकी हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले इसकी जो करंट प्राइस है वो तकरीबन 3 गुना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी अच्छा खासा स्कोप है। इसके अंदर और भी कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे हमें नजर आती हैं कि क्या रीजन है कि ये सारे जो बैंक्स हैं, ये दोनों बैंक्स हैं वो अच्छे खासे आने वाले टाइम में भाग सकते हैं। उसका सीधा सीधा अगर इनकी बोरोइंग्स की बात यहाँ पे करूं मैं, तो यहाँ पे बोरोइंग अगर आप देखेंगे तो इनकी भी अच्छी खासी बोरोइंग है। अगर यहाँ पे आप देखें तो तकरीबन 2.25 लाख करोड़ की बोरोइंग है, और मार्केट कैप उसके मुकाबले यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पे होंगी, अगर ये चीजें जो है प्राइवेटाइज होती हैं तो। और जहां तक दूसरे चीजों की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा सीधा जो है यहाँ पे देखेंगे आप, प्रमोटर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास में 95.84 की होल्डिंग है। तो तकरीबन 96% तो जो है गवर्नमेंट खुद लेके बैठी हुई है। उसके बाद एफआईआईस के पास में कुछ है, और डीआईएस के पास में कुछ है, और पब्लिक के पास में सिर्फ और सिर्फ 2.5% का यहाँ पे स्टेक है। तो 2.5% का स्टेक पब्लिक के पास में कुछ भी नहीं होता है। जब ये प्राइवेटाइज चीजें होंगी तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है इनके अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइवेट होने के बाद में शेयर को जो भगाना जो है, क्योंकि वहां पे जो है प्रमोटर अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जब एक अपना शेयर बेचती है या निकालती है, जो भी कुछ करती है, तो वहां पे अच्छे खासे प्रोसीजर्स होते हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक्स के पास में ऐसे कोई प्रोसीजर, इतने हेक्टिक प्रोसीजर्स मैं कहूंगा, इतनी हर्डल्स नहीं होती है। तो वो जब चाहें, अगर इतनी कम पब्लिक के पास में होल्डिंग है तो अच्छे खासे जो है इन शेयर्स को जो है मोमेंटम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे भी तकरीबन आप देखेंगे तो तकरीबन 90% की होल्डिंग प्रमोटर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास में है, और एफआईआईस के और डीआईएस के पास में कुछ स्टेक, और यहाँ पे पब्लिक के पास में तकरीबन 6% का स्टेक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि यहाँ पे पब्लिक के पास में बहुत कम होल्डिंग है। तो अच्छा खासा स्कोप है इनको अप ट्रेंड में ले जाने के लिए। जब ये सारी चीजें जो है ये प्राइवेट कंपनीज के पास में आ जाएंगी तो वो जाहिर सी बात है इनके वैल्यूएशन वैसे भी यहाँ पे ये फैक्टर भी है कि उनके पास में अच्छा खासा स्टेक हो जाएगा तो अपनी वैल्यूएशन बढ़ेंगी। और दूसरी सारी चीज जो इनके वैल्यूएशन ऑलरेडी इतने कम है, मार्केट कैप ऑलरेडी इतनी कम है, प्राइस जो है ऑलरेडी इतनी कम है, तो वहां पे सीधा सीधा स्कोप वैसे भी देखने को मिलता है। यहाँ पे अभी जो अपडेट जो नजर आ रहे हैं वो अपडेट्स ये हैं कि तकरीबन 51% की जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट अभी यहाँ पे निकालेगी, अभी के लिए 51% की। उसके बाद में धीरे धीरे जो है कुछ इंस्टॉलमेंट के अंदर वो अपना स्टेक कम करेगी। तो अभी के लिए ओनली फॉर 51% की जो है यहाँ पे निकालेगी। अगर अपडेट्स के रिगार्डिंग बात की जाए यहाँ पे, तो अभी जो नीति आयोग ने जिस तरीके की रिपोर्ट दी थी कि ये दोनों बैंक का नाम सबसे ऊपर था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज जो बैंक है उसका, तो नीति आयोग ने सारी जो है अपनी रिपोर्ट दे दी हैं। उन्होंने सजेस्ट किया है कि ये दो जो बैंक्स हैं वो प्राइवेटाइज अभी के लिए स्टार्टिंग में हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 बैंक्स के नाम आए थे जब बजट आया था, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड एक और बैंक था बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चारों बैंक था, उसमें से ये 2 नाम यहाँ पे पिक किए हैं अभी प्राइवेटाइज करने के लिए। उसके रिगार्डिंग अभी गवर्नमेंट जो है अभी बहुत सारी चीजें सोच रही है, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक तो एस्पेक्ट ये है कि जो यहाँ पे एम्प्लॉयज काम करते हैं वो अगर प्राइवेट मैनेजमेंट में काम नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई
पैकेज वगैरह जो है गवर्नमेंट लेके आएगी, ताकि सारी चीज़ें सारी चीज़ें कोई डिस्प्यूट ज़्यादा क्रिएट ना हो, सारी चीज़ कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ना हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो वो बात हो गई। दूसरा, अभी जो मानसून सत्र जो अभी आएगा तकरीबन 2-3 सप्ताह बाद, तो उसके अंदर जो है जो कुछ 2 बिल्स हैं उसको यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो उन बिल्स में भी कुछ संशोधन करेगी, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इनको प्राइवेटाइज करने के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें अभी हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि कवायद चालू है इसको प्राइवेटाइज करने की, और अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद ये जो है प्राइवेटाइज जरूर होंगी। और अभी क्योंकि 51% की जो होल्डिंग है गवर्नमेंट अपनी बेचेगी, तो अभी वो देख भी रही है कि कौन सी बैंक है उनको ये देना चाहिए। सारी चीजें जो है, सारी चीजें अंडर गोइंग है, सारे प्रोसेस चालू। लेकिन ये चीज मुझे कंफर्म 80% नजर आती है कि ये चीजें प्राइवेटाइज होने वाली हैं, और प्राइवेटाइज होने के बाद में अच्छे खासा जो है हम जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। और बीच बीच में जो भी न्यूज़ वगैरह आएंगी, जैसे अभी परसों कुछ न्यूज़ थी तो यहाँ पे 20% का सर्किट लगा, फिर आज भी अच्छा खासा दोनों शेयर भागे हैं। तो जैसे जैसे बीच में न्यूज़ भी आएंगी तो वहाँ पे भी अच्छा खासा हमारे पास में जो है कमाई हम कर सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है सारी चीज़ों की। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए चीज़ें अच्छी लग रही हैं। अब जल्दी से जाके हम यहाँ पे जो टेक्निकल जो है उसके अंदर देखते हैं कि वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितना अपसाइड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग चलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। तो वहाँ पे जाने से पहले, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ताकि मुझे पता पड़े कि क्या रिस्पॉन्स है। उसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट है, या फिर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखता हूं, और जैसे ही अच्छे लेवल्स होंगे तो मैं जरूर उनका जो है रिव्यू करूंगा, उनका एनालिसिस करूंगा। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको हर एक कमेंट पे मैं रिप्लाई करता हूं, तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो ये सारी बातें हो गई। अब चलते हैं क्विकली जो यहाँ पे अपने जो टेक्निकल से उसके अंदर देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में मैं आ गया हूं। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का देखते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो अच्छा खासा जो है यहाँ पे जो है शेयर का जो लाइफ टाइम हाई है वो अगर वो देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन 122 रुपए का है। और यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे शार्प फॉल हुआ था। शार्प फॉल होने के बाद में यहाँ पे कुछ राउंडिंग्स क्रिएट हुई थी, जो कि अच्छी खासी राउंडिंग है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे राउंडिंग क्रिएट हुई यहाँ पे। तो राउंडिंग यहाँ पे ये जो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे राउंडिंग क्रिएट हुई थी। अगर आप यू कैन सी दिस इज द राउंडिंग दैट इज क्रिएटेड हियर। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी हैं जो हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे इस तरीके के वॉल्यूम मुझे नहीं लगता है कहीं पे नजर नजर आए हैं इस शेयर की हिस्ट्री में। अगर यहाँ देखें बहुत अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शेयर्स की जो डिलीवरी है वो ली जा रही है। तो यहाँ पे एक तो क्लियर कट जो इंडिकेशन है वो है, यहाँ पे जो इसका आरएसआई है वो भी तकरीबन 60 के करीबन है, वो भी कंफर्टेबल है। अगर यहाँ पे डीएमएस की बात की जाए तो तीनों डीएमएस के तकरीबन करीबन ही है शेयर। लेकिन अभी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा भागा था। तो यहाँ पे एक अपसाइड, यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन ये देखा जाता है 20 करीबन, और यहाँ पे 24 हुआ है। तो अच्छा खासा मोमेंटम इसने हाल ही में बनाया है, लेकिन कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या निकल के आती है कि देखिए जब यहाँ पे ये सर्किट लगा था और ये शेयर भागा था, जब न्यूज आई थी तो यहाँ पे इसने एक गैप छोड़ा था, राइट। ये गैप इसने छोड़ा, इफ यू कैन सी, लेट मी जूम इट। सो यहाँ पे ये गैप इसने छोड़ा। अब यहाँ पे ऊपर गया लेकिन वापस से गैप फिल करने के लिए आया। इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि गैप जो होते हैं इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनको फिल करने के लिए मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं कि शेयर वापस आता है। तो वहां पर वापस से इसने यहाँ पे गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद में इफ यू कैन सी, तो यहाँ पे ये वापस से इस डीएमए पे आया। डीएमए पे आने के बाद में कल ये 20% का सर्किट था। उसके बाद में आज भी अच्छा खासा ऊपर खुला, उसके बाद में काफी नीचे आया। लेकिन यहाँ पे फिर से इसने यहाँ पे गैप छोड़ा है, राइट। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ये गैप को फिल करने के लिए वापस आ सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है पोजीशन उसी हिसाब से बनाइएगा। लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि पहले भी न्यूज आई तो शेयर भागा, उसके बाद में फिर वापस ठंडा हुआ और इसने अपना गैप फिल किया, उसके बाद में वापस ऊपर भागा, फिर वापस से इसने गैप बनाया। और अब चांसेस हैं कि वापस से नीचे शॉर्ट टर्म के लिए आ सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो उसमें तो कोई डाउट यहाँ पे नजर आता ही नहीं है। और सीधा सीधा यहाँ पे जो है बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं निकलता है कि इसका जो लाइफ टाइम हाई
हाई है उससे पहले यहाँ से निकलने का। तो अगर मैं इसके लाइफ टाइम हाई की बात करूँ तो ये इसका लाइफ टाइम हाई है। अगर हम यहाँ से देखेंगे कितना लाइफ टाइम हाई के बाद में क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो सीधा सीधा यहाँ पे जो है 450% के करीबन यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न है। 450% के रिटर्न मैं तो कहूँगा अगर 5 साल के अंदर भी आते हैं तो क्या बुरी चीज़ है। आप बहुत अच्छे रिटर्न है, राइट। साढ़े और जैसे ही जब भी चीज़ें प्राइवेटाइज होंगी तो मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से चीज़ें भागेंगी और शेयर बहुत तेज़ी से भागेंगे और सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि सारी चीज़ें फिर इनकी वैल्यूएशन जो है, जिन कंपनी जो प्राइवेट कंपनी जो उनके अंदर ही जाएंगी, उनकी वैल्यूएशन उसी हिसाब से देखी जाएंगी सारी चीजें। हालांकि एनपीएज इनके ऊपर हैं, लेकिन वो सारी चीजें मैनेज करने के बाद में ही प्राइवेट कंपनी भी जब उनके लिए फायदे की बात होगी जब भी इनको एक्वायर करेंगे, अदरवाइज वो घाटे में इनको एक्वायर करने वाले हैं नहीं। तो सब जब दोनों तरफ मुनाफा होगा, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट कंपनीज को भी और जहां तक एम्प्लॉइज को भी, तो उसी तरीके से यहाँ पे काम होंगे। तो तीनों सबके लिए विन विन सिचुएशंस है यहाँ पे। तो अच्छे खासे टारगेट जो मुझे यहाँ पे नजर आते हैं। लॉन्ग टर्म में तो नो कोई डाउट है नहीं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक गैप इसने छोड़ा है, तो हो सकता है वहां पे वापस करने के लिए आए। लेकिन एक चीज और कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये छोटा मोटा अगर सपोज कीजिए 25 पे अगर 22 पे भी आ जाता है, 25 पे परचेज के और 22 पे भी आ जाता है, तो फिर आपको जो है इतना सोचने की वहां पे जरूरत है नहीं। आप कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे जो है इनको परचेज कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जब कुछ क्वांटिटी में करने से, अब क्योंकि इनके अंदर डाउन साइड मुझे देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जिस वजह से ये शेयर डाउन जाए, तो नुकसान तो होना है नहीं। प्रॉफिट जो है, अब प्रॉफिट में वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक इसको होल्ड करके रखते हैं, तो उससे इसका प्रॉफिट जो है नजर आते हैं। तो ये हो गई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात। अगर इसकी इंडियन ओवरसीज बैंक की बात की जाए तो सेम स्टोरी इसके अंदर भी है। अगर इसका जो लाइफ टाइम हाई अगर हम देखें वो कितना है, तो अगर इसका लाइफ टाइम हाई देखा जाए तो वो तकरीबन जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका लाइफ टाइम हाई जो है वो तकरीबन 180 रुपए है, 180। और अगर यहाँ पे करंट में ये कितने पे ट्रेड कर रहा है, अगर वो चीज देखी जाए, तो यहाँ पे करंट में ट्रेड कर रहा है 24.80 पे। तो अगर यहाँ से सीधा सीधा इसको ड्रॉ किया जाए, ड्रॉ करके यहाँ पे 180 पे लेके आया जाए, तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 600% का रिटर्न यहाँ पे नजर आता है। और कोई डाउट इसमें है नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए जब सारी चीजें अच्छी होंगी, जब प्राइवेटाइज होंगी चीजें, तो ये रिटर्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और मेरा तो ये मानना है कि अगर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा बहुत अमाउंट में यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि बिना वेट किए, हो सकता है ये, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ दिनों के लिए शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा कंसोलिडेट होगा, वापस से नीचे जाएंगी चीजें, लेकिन अच्छी खासी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके अंदर मुझे ग्रोथ देखने को मिलती है और अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे हम लोग कमा सकते हैं। तो आप अपनी पोजीशन उसी हिसाब से बनाइएगा। मेरी कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, मैं बस आपको जो मैं सोचता हूँ, जो जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, वो सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बात करके आप अपनी पोजीशन सोच समझ के अपने हिसाब से बनाइएगा। मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं बस आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इस हिसाब से जो है मैं आपको एजुकेट कर सकता हूँ और इस तरीके से आप जो है स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर टुडे गाइज। और कल वापस बात करेंगे, एक वापस एनालिसिस करेंगे। मैंने कुछ फाइंडिंग्स की हैं, कुछ अच्छे शेयर्स निकाले हैं, उसके रिलेटेड कल बात करेंगे। उसके अलावा मैं जैसे ही मेरा लाइव बटन एक्टिव होता है, तो वहां पे मैं सोच रहा हूँ कि महीने में वीक में एक बार या फिर 2 बार मैं लाइव आऊंगा, और जो भी क्वेरीज आपकी होती है वो तुरंत के तुरंत वहीं पे देखकर सारी चीजें एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो दिस इज फॉर टुडे, और स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, और इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय। कल वापस मिलते हैं, बाय बाय।